हेलो एवरीवन। आज हम 35 मॉक टेस्ट के आपके जो पंजाब के क्वेश्चन को देखेंगे कि क्या क्वेश्चंस आए हैं, क्या उनके आंसर्स रहेंगे। सो लेट्स बिगिन। स्टार्ट करते हैं आपके आज के क्वेश्चंस के साथ। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नोज ऑर्नामेंट। इनमें से कौन सा नाक में पहने जाने वाला ऑर्नामेंट नहीं है। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। वैसे तो बहुत आसान है, तो आंसर क्या हो जाएगा? फुमनी। फुमनी आपके कान का होता है। ठीक है, इट्स लाइक ऑफ एयर रिंग। ठीक है, तो बाकी सारे नथ, लॉन्ग, फुल्ली आपने देखा ही होगा, नाक के ऑर्नामेंट्स हैं। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट इज द गवर्नर ऑफ पंजाब विद द शॉर्टेस्ट टेन्योर वाज। वो कहता है कि पंजाब के गवर्नर जिनका टेन्योर सबसे शॉर्टेस्ट रहा हो, सबसे छोटा कार्यकाल जिन गवर्नर का रहा हो। ठीक है, कौन से थे आपके पास? होकेशी सीमा। ठीक है जी, होकेशी सीमा। नेक्स्ट, ज्ञानी सच्चर फॉर्मूला वाज फॉर्म्ड बाय। बड़ा फेमस है ये ज्ञानी सच्चर फॉर्मूला, बहुत उस समय कंट्रोवर्सी में भी रहा था। ठीक है, तो इसको देने वाले दो व्यक्तियों के नाम पूछे गए, आपको सही नाम बताना है। तो नाम क्या है? भीमसेन सच्चर और ज्ञानी करतार सिंह। ठीक है, विद द फॉर्मेशन ऑफ पंजाबी स्पीकिंग एंड द हिंदी स्पीकिंग रीजन्स। ठीक है, भीमसेन सच्चर एंड ज्ञानी करतार सिंह। हु वाज द फाउंडर ऑफ आलू वालिया मिसल। ठीक है, बड़ी फेमस मिसल है। टोटल 11 मिसलें थी, 12 मिसलों को उसके बाद एक और मिसल है जिसे बाद में काउंट किया जाता है, कई बार से काउंट नहीं भी किया जाता। तो टोटल जो मिसलें हैं, उस मिसल के जो जो में से एक बड़ी फेमस मिसल थी आपकी आलू वालिया, उसके फाउंडर कौन थे आपके पास? सरदार जस्सा सिंह आलू वालिया। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि सरबत खालसा का निर्माण करने के अंदर भी जस्सा सिंह आलू वालिया जी का बड़ा जबरदस्त रोल था। ही वॉज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स जिन्होंने सारी मिसलों को इकट्ठा करने का काम शुरू किया था। ठीक है, सरदार जस्सा सिंह आलू वालिया। उसी में से एक सुखर चकिया मिसल के जो राजा हैं संजीत सिंह, वो इन सारी मिसलों इकट्ठा करके एक पंजाब एम्पायर भी तैयार करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, बारलॉग इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशिया हैज बीन सेट अप एट। ठीक है, नॉर्मन बारलॉग के नाम पे है ये। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन के फाउंडर माने जाते हैं। तो ये आपके पास कहां पर है? लुधियाना के अंदर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज रेफर्ड एज द एरिया ऑफ व्हाइट गोल्ड। इनमें से किस क्षेत्र को, किस डिस्ट्रिक्ट को व्हाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है, एरिया ऑफ व्हाइट गोल्ड के नाम जाना जाता है? तो ये आपके पास कौन सा है? आपका मानसा। व्हाइट गोल्ड यहां पर कॉटन को संबंधित है। ठीक है, याद रखना है, व्हाइट गोल्ड किसकी बात कर रहा है आपके पास? कॉटन की बात कर रहा है। ठीक है, जस्ट रिमेंबर, व्हाइट गोल्ड इज कॉटन ओवर हियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंग्लो सिख वॉर वाज कॉल्ड एज बैटल ऑफ गन्स। ठीक है, बैटल ऑफ गन्स किसे कहा जाता है? ठीक है, तो दिस वाज द बैटल ऑफ गुजरात। काफी निर्णायक बैटल्स में से एक मानी जाती है आपकी बैटल ऑफ गुजरात इन द एंग्लो सिख वॉर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, मॉनसून विड्रॉल इज ऑब्जर्व्ड इन पंजाब इन द मंथ ऑफ। ठीक है, इस क्वेश्चन से ना आप थोड़ा सा नॉर्थ इंडिया का भी आइडिया लगा सकते हो कि मॉनसून आपका विड्रॉ कब होता है। ठीक है, देखो मॉनसून चढ़ता है और वापिस आता है। ठीक है, तो ऑनसेट जो इसका विड्रॉल है वो आपके पास कब होता है? सितंबर में होता है। अभी जो जनवरी फरवरी के आसपास आपको बारिशें दिखाई देती है, इसको हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोलते हैं। तो कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि पंजाब में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कब आता है, तो इट वाज इन द मंथ ऑफ फेब ऑलमोस्ट। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फेयर्स इज हेल्ड इन द ऑनर ऑफ गॉडेस शीतला इन पंजाब। ठीक है, शीतला देवी के नाम पर कौन सा आपका जो फेस्टिवल है, फेयर, मेला है जो लगाया जाता है, दैट इज जारग। ठीक है, जारग मेला। हु इंट्रोड्यूस फ्री वर्स इन पंजाब लिटरेसी। ठीक है, फ्री वर्सेस का जो पंजाबी लिटरेसी के अंदर आपके पास प्रावधान है, उसकी शुरुआत किसने की थी? पूरन सिंह जी ने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द बैटल ऑफ मुल्तान ब्रिटिश फोर्सेस वाज लेड बाय। ठीक है, दो लोगों के बीच में बैटल थी, जो मूलराज उस समय गवर्नर है मुल्तान के, उनके बीच में, और सर ह्यूग गॉफ के बीच में थे ब्रिटिश फोर्सेस की तरफ से। सर ह्यूग गॉफ इस बैटल को जीत गए थे। मुल्तान के लोकल लोगों ने मुल्तान के जो गवर्नर है मूलराज, उनकी सरपरस्ती में एक लोकल रिवोल्ट किया था, ब्रिटिश रेजिडेंट्स की हत्या कर दी थी, और सर ह्यूग गॉफ ने इसको लीड किया था। रूरल ओलंपिक्स आर हेल्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पंजाब। पंजाब के किस क्षेत्र में आपके पास रूरल ओलंपिक्स मनाए जाते हैं? ठीक है, तो इट्स इन लुधियाना। किला रायपुर इज द एग्जैक्ट प्लेस जहां पर आपके पास रूरल ओलंपिक्स सेलिब्रेट होते हैं। चलिए नेक्स्ट, विच कम्युनिटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड टू इंक्वायर इनटू जलियांवाला बाग मैसेक्रे। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड के अंदर हम लोगों ने नाम सुना हुआ है आपके ब्रिगेडियर रेगिनाल्ड ओडायर के बारे में। ठीक है, तो उनके ऊपर जो कमीशन बैठा था, दैट वाज हंटर कमीशन, व्हिच वाज वन ऑफ द चेयर बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ ऑन दैट टाइम पंजाब, दैट इज माइकल ओ डवायर, जिन्हें आपके शहीद उधम सिंह ने लंदन जाके गोली मारी थी। दो नाम सेम है, वन इज रेगिनाल्ड ओ डायर एंड एक है माइकल ओ डवायर। डवायर है वर्ड है, तो इसमें माइकल ओ डायर थे जिन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था, और उस समय पंजाब के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जिन्होंने ऑर्डर दिया था
दैट वाज माइकल ओ डवायर, ठीक है। तो हंटर कमीशन था जिसके तहत उनको एक्यूट कर दिया गया था, उन्हें निर्दोष मुक्त माना गया था। सेवा सिंह टिकरीवाला वाज एसोसिएटेड विद विच मूवमेंट, ठीक है, तो इट वाज बाय द प्रजामंडल मूवमेंट, दिस वाज एसोसिएटेड विद। द एम ऑफ जत्तो मोर्चा वाज, ठीक है, इसमें से कौन सा है आपके पास, इस मोर्चे का मकसद क्या था? रिस्टोरिंग थ्रोन टू महाराजा रिपुदमन सिंह, ठीक है, रिपुदमन सिंह को दोबारा से गद्दी पर बिठाए जाने की बात थी इसके अंदर। सिद्ध घोष इज द कंपोजिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गुरुज, ठीक है, किन्होंने इसको लिखा है? तो आंसर आसान है, तो वैसे गुरु नानक देव जी इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल टाइप्स इज डेफिशिएंट इन ऑर्गेनिक मैटर्स, इनमें से कौन से ऐसे सॉइल्स है जिसके अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर्स हैं आपके पास वो आपके पास नहीं मिलते हैं? तो इट्स सीआरओजेम्स, जो आपके पास सॉइल्स होती है उसके अंदर आपके यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर्स नहीं मिलते। रंजीत सिंह हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स, काफी रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार आता है क्लास, तो इट्स इन पठानकोट डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, सरदार रंजीत सिंह डैम। A center of excellence for citrus has been established at Khanori, होशियारपुर, it's a collaboration with the government। क्लास अभी करंट अफेयर के क्वेश्चंस होते हैं, आपको कोलैबोरेशन पूछ जाते हैं कि स्टेट ने किस इंटरनेशनल कंट्री के साथ टाई अप किया हुआ है, तो इट वाज इजराइल, ठीक है। ऐसे हरियाणा का भी एक बहुत अच्छा टाई अप है ड्रिप इरिगेशन को लेकर हरियाणा के अंदर, तो इजराइल बड़ी फेमस है इस मामले में, ठीक है। नेम ऑफ द कंपेनियन ऑफ भगत सिंह हु डाइड ड्यूरिंग द हंगर स्ट्राइक वाइल इन जेल, ठीक है। 64 दिन के बाद एक व्यक्ति है जिन्हें शहीदी प्राप्त होती है, दैट वाज जतिन दास, केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे, बंगाली थे। वन ऑफ द पर्सन जिन्होंने इन लोगों को बम बनाना सिखाया था वाज जतिन दास, ठीक है। और बटुकेश्वर दत्त वो थे जिन्होंने भगत सिंह के साथ असेंबली में बम गिरे थे। तो दिस इज ऑल वी हैव फ्रॉम दिस सेट ऑफ द क्वेश्चंस। एक बार अपने मार्क्स टैली कीजिए, कितने सही हैं कितने गलत हैं, जो गलत है उनको एनालाइज कीजिए, उन्हें राइट डाउन कीजिए ताकि अगली बार वो गलती ना हो, पेपर में आए तो हम अपने मार्क्स को पूरा रख सके। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। 35th मॉक टेस्ट जो आपका हुआ है उसके क्वेश्चंस को देखेंगे, जीके के अंदर की क्या क्वेश्चंस और उसके क्या सॉल्यूशंस रहे हैं, ठीक है। सो विल बिगिन विद दिस। पहला क्वेश्चन आपके पास है, द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स द अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम द हायर द प्राइस ऑफ गुड द। वो कहता है कि डिमांड जो है उसका जो लॉ कहता है कि अगर कोई चीज रिमेनिंग द सेम, अगर थिंग्स अदर थिंग्स रिमेन द सेम, तो किसी चीज के दाम बढ़ने का कारण क्या हो सकता है, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है क्लास, थोड़ा सा अगर टेक्निकल सेंस में समझने की कोशिश करते तो आसान क्वेश्चन था, ठीक है। स्मॉलर इज द क्वांटिटी ऑफ द गुड डिमांडेड, ठीक है। अगर उसकी डिमांड कम हो जाएगी, स्मॉलर क्वांटिटी में होगा वो, तो उसके बाद उसके रेट के आपको प्राइसेस बढ़े हुए दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग एरियाज विद सेम अमाउंट ऑफ रेनफॉल आर कॉल्ड, जहां पर सेम बारिश हो जाती है उन एरियाज को, लाइनिंग ज्वाइन को हम क्या बोलते हैं? आइसोहाइट्स बोलते हैं, ठीक है। चलिए, विच टाइप ऑफ रेनफॉल इज कॉज्ड एज द रिजल्ट ऑफ एयर राइजिंग अप द माउंटेन्स, पहाड़ों में होने वाली माउंटेन में जो रेन्स होती हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? उसके नाम क्या होता है? ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है आपके पास, ठीक है। नॉर्मली हमारे मैदानी इलाकों में कन्वेंशनल रेनफॉल ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। साइक्लोनिक रेनफॉल हमें देखने को मिलती है जब समुद्र पे कोई चक्रवात आता है, तो उसके बाद देखते हैं ना, कई बार बारिशें होती हैं, हवाएं बहुत लंबा मॉइस्चर कैरी करके चलती है। वर्ल्ड हिंदी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे ऑफ जनवरी, ठीक है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, 10 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, हु पेंट द फॉलोइंग लाइन, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में, बहुत फेमस लाइन है, ठीक है। दिस वाज रिटन बाय नन अदर देन राम प्रसाद बिस्मिल। एक क्वेश्चन का और पूछा जाता है कि किस व्यक्ति ने कहा था कि मैं 100 जन्म लेना चाहता हूं ताकि मैं 100 के 100 जन्म भारत माता पे कुर्बान कर सकूं, इट वाज आल्सो बाय द राम प्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स प्रोक्लेम्ड स्वराज इज माय बर्थराइट एंड आई शैल हैव इट, किसने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा? तो बड़ा फेमस डायलॉग था ये, बाल गंगाधर तिलक जी का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विद विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर ऑब्लिक मैगजीन महात्मा गांधी वाज नॉट एसोसिएटेड, क्लास अगेन नॉट की फॉर्म में क्वेश्चन है, तो आंसर आपके पास क्या है? युगांतर है। इंडियन ओपिनियन इन्होंने साउथ अफ्रीका में शुरू किया था, क्लास ये आपको याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है। यंग इंडिया, नवजीवन ये आपके बाद में इन्होंने शुरू किए थे। युगांतर इनका नहीं है, आपको याद रखना, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट्स मेक द राइट टू एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट to all the children of under the age of 6 to 14 by inserting article 21 of the constitution। वो कह रहा है कि भारत के कौन से संशोधन से आपके राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी में ऐड किया गया था और इंसर्ट किया गया था आर्टिकल 21A, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। तो अमेंडमेंट आपकी कौन सी है?
86th अमेंडमेंट है और कौन से वर्ष में हुई थी ये भी आप याद रखेंगे, 2002 वर्ष के अंदर ये हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू बी अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट अ पर्सन शुड हैव बीन जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट हाउ मेनी ईयर्स। वो कहता है अगर किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का जज बनना हो तो उसकी कितनी क्वालिफिकेशन है। ठीक है, मतलब कितने कितने टाइम के लिए उसने हाई कोर्ट में एज अ जज काम किया हो, तो एटलीस्ट फॉर 5 ईयर्स। एडवोकेट के लिए 10 ईयर होते हैं। ठीक है, अगर किसी एडवोकेट को आपको जज बनाना हो, ठीक है, तो उसके लिए कितने ईयर्स होते हैं, 10 ईयर्स होते हैं। तीसरी कैटेगरी होती है डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट। ठीक है, डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट। ठीक है, अगर किसी को लगता है कि यार ये बंदा जज बनने लायक है, रेदर देन चाहे वो वकील रहा हो नहीं रहा हो, जज रहा हो नहीं रहा हो, पर जुडिशरी की नजर में वो बंदा जज बनने लायक है, तो आप उसको भी अपॉइंट कर सकते हो। ठीक है, ये प्रावधान हाई कोर्ट में नहीं है, ध्यान रखना, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में होता है। विच ऑफ द आर्टिकल स्टेट्स दैट देयर शैल बी पार्लियामेंट फॉर द यूनियन। कौन से आर्टिकल से आपको पता लगता है कि यूनियन आपकी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट से चलेगी, तो आर्टिकल 79 है। तो 79 आर्टिकल आपको पार्लियामेंट की डेफिनेशन देता है, जिसमें प्रेसिडेंट प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा, इन तीनों को मिलाकर आपकी क्या तैयार होती है, पार्लियामेंट तैयार होती है। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइम्स हैज फाइनेंशियल इमरजेंसी बीन डिक्लेयर्ड इन इंडिया सो फॉर। अब तक कितनी बार आपकी नेशनल जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो आपकी डिक्लेयर की जा चुकी है, तो अभी तक नहीं हुई है। ठीक है, एक बार सिचुएशन जरूर बनी थी 1991 1992 में, बट फॉर द गॉड्स ग्रेस ऐसा हुआ नहीं है। ठीक है, अंडर द 74th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द लोकल बॉडी फॉर द ट्रांजिशनल एरिया इज नोन एज। 74th अमेंडमेंट के अंदर लोकल एरिया के अंदर जो ट्रांजिशनल बॉडी है उसको क्या नाम दिया जाएगा, नगर पंचायत उसको नाम दिया जाता है। ठीक है, द टेन्योर ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज। तो कितने वर्ष का टेन्योर है आपका, 6 ईयर का टेन्योर है आपका। ठीक है, हु टॉप द लिस्ट ऑफ 50 मोस्ट पावरफुल वुमेन इन इंडिया रिलीज्ड बाय फॉर्च्यून इंडिया। फॉर्च्यून इंडिया के हिसाब से 50 सशक्त जो महिलाएं हैं उसमें किस भारतीय लेडी का नाम है, तो इट वाज बाय द निर्मला सीतारमन, जो हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर, उनका नाम इसमें आया है। ठीक है, द इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड इफको हैज बीन रैंक्ड नंबर 1 कोऑपरेटिव अमंग द टॉप 300 कोऑपरेटिव्स इन द वर्ल्ड। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ इफको। ठीक है, इफको को पूरी दुनिया के सबसे 300 सबसे महान कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस में से एक माना गया है, तो इसका हेडक्वार्टर पूछा गया है, तो हेडक्वार्टर इसका कहां पर है, नई दिल्ली में। ठीक है, इफको की फुल फॉर्म याद रखिए, द इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड। According to the World Migration Report 2022, which country experienced the highest absolute number of new disaster displacement in 2020? देखो, माइग्रेशन का मतलब क्या है कि जहां पे बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं आई हो, जिसके बाद लोगों को अपनी जगह छोड़कर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना पड़ा। तो सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट आपकी कहां पर हुई है, फिलीपाइंस के अंदर हुई है। ठीक है, पैसिफिक ओशन के अंदर कंट्री है, एशियन कंट्री वैसे तो, मनीला कैपिटल है। The World Bank approved 135 million loans to improve electricity distribution and grid modernization infrastructure in which state? देखो, $135 मिलियन का वर्ल्ड बैंक ने लोन दिया है ताकि वहां पे इलेक्ट्रिसिटी की डिस्ट्रीब्यूशन, जो ग्रिड हमारे लगते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू हमारी बिजली ट्रांसमिशन होती है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए कौन से स्टेट को लोन दिया था, तो ये लोन दिया गया था वेस्ट बंगाल सरकार को। ठीक है, दिसंबर 4 इज सेलिब्रेटेड एज अ इंडियन नेवी डे टू कमेमोरेट विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। इनमें से किस इवेंट के तहत आपका इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये। सक्सेस ऑफ द इंडियन नेवीज ऑपरेशन ट्राइडेंट इन द कराची पोर्ट 1971। इससे पहले कि वो हमारे पोर्ट्स पर हमला करते, हमने हमला कर दिया था, तो ऑपरेशन को नाम क्या दिया गया था, ऑपरेशन ट्राइडेंट। हम कराची तक घुसे थे उसमें। ठीक है, चलिए, इन अ बिग बूस्ट टू सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस, द गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द प्लान फॉर प्रोडक्शन ऑफ ओवर 5 लाख AK-203 असॉल्ट राइफल्स एट कोरबा। कोरबा आपको पूछा गया कौन सी स्टेट में है। देखो, ये एक असॉल्ट राइफल है क्लास, जो कि भारत में, जैसे आपने AK-47 AK-56 सुना होगा, तो ऐसे ही AK-203 बनेगी आपके पास, कोरबा के अंदर है। ये डिस्ट्रिक्ट है आपका उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है, Who has been selected as the first deputy managing director of IMF? ठीक है, फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर IMF के कौन चुने गए हैं, गीता गोपीनाथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास, ये पूछा जा सकता है, जब किसी इंडियन को इंटरनेशनल लेवल पे अपॉइंटमेंट मिलती है तो वो टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है।
Which big bank received a principal approval from the Reserve Bank of India for setting up its proposed operational support subsidiary aimed at bringing down the cost to income ratio? ठीक है, ऑपरेशनल सपोर्ट सब्सिडरीज होती हैं जो आपके बिहाफ पे काम करती हैं, जिससे आपके ऑपरेशन कॉस्ट में कमी आती है। जैसे मैं बैंक खोलूं सीधा, तो मेरा बैंक का खर्चा, रेंट आएगा, बिजली पानी, फिर एम्प्लॉयज रखने उसको खर्चा आएगा। मैं किसी और को वो टास्क आगे दे दूंगा। ये काम आपके किसने किया है? एसबीआई ने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास बैंकिंग के प्रोस्पेक्ट से। कॉस्ट टू इनकम रेशियो को मेंटेन करने के लिए ऑपरेशन सपोर्ट सब्सिडरीज लिया था कि मेरी जगह पे कोई और काम कर लेगा, लेकिन उसका बेनिफिट हम लोग शेयर कर लेंगे। Indian Railway achieved the best ever monthly freight loading of over 125 million tons in June this year, recording a growth of 11.28% over the same period in 2021, which single item constituted the bulk of it. आपके जो मंथली फ्राइट होती है, जो माल गाड़ियां होती है, उसके अंदर जब सामान ढोया जाता है, तो इस बार 125 मिलियन टन से ज्यादा का सामान ढोया गया है। तो वो पूछ रहे कि कौन सी सिंगल आइटम ने सबसे ज्यादा इसमें कंट्रीब्यूशन किया है? तो आंसर आपके पास कोल है। ठीक है, पिछले साल के कंपैरिजन में इस बार हमारी कोल की प्रोडक्शन भी ज्यादा हुई है। ठीक है, एट विच एज गौतम बुद्धा गॉट निर्वाण? ठीक है, निर्वाण इनको कौन सी एज में हुआ था? दैट इज इन द एज ऑफ 35। जिस जगह पर हुआ था दैट इज बोध गया। जिस नदी के किनारे हुआ था वो नदी थी निरंजना नदी। ठीक है, जिस पेड़ के नीचे हुआ था उसे संबोधि वृक्ष कहा जाता है आज की डेट में। ठीक है, Who among the following is said to have hatched the Delhi Conspiracy 1912? ठीक है, इनमें से कौन दिल्ली कॉन्स्पिरेसी 1912 जिसमें लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर हमला हुआ था उसमें इंक्लूडेड थे? तो आपके रास बिहारी बोस थे इसके अंदर। ठीक है, सत्येंद्र सान्याल भी थे, बट वो बच गए थे, वो पकड़े नहीं गए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया वी कैन फाइंड फॉक्स टेल ऑर्किड? ठीक है, इन अबंडेंस। ठीक है, फॉक्स टेल ऑर्किड एक तरह का फ्लावर होता है कि कहां पर सबसे ज्यादा पाया जाता है आपके पास अबंडेंस में? तो इट इज इन अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए, विच रेन डज इंडस रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम? और आपके इंडस रिवर का ओरिजिनेशन पॉइंट पूछा गया है। ठीक है, तो इसका है नॉर्दर्न स्लोप्स ऑफ कैलाश रेंजेस। ठीक है, कैलाश मानसरोवर हम पढ़ते हैं, इसका जो ग्लेशियर है जहां से ये निकलती है। ठीक है, चलिए, वहां इसे नाम दिया जाता है सिंगी खंबन। व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ द कैंडिडेट टू बी इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? अगर आपको किसी को भारत का राष्ट्रपति चुनना है तो मिनिमम एज आपके पास कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। ठीक है, चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? जब संविधान को बनाने की सभा तैयार की गई तो उनमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एडवाइजर पूछा है, कौन थे? तो इट वाज नन अदर देन बी.एन. राव। ठीक है, बी.एन. राव साहब बड़े जबरदस्त इंटेलेक्ट आदमी हैं जिनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एडवाइजर चुना गया था। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट अ बैंक पब्लिश इट्स बैलेंस शीट? बैलेंस शीट जो होती है आपके साल भर की, वो कब पब्लिश की जाती है? फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को खत्म होता है आपके आरबीआई के अकॉर्डिंग, 1 अप्रैल से 31 मार्च का होता है। तो 31 मार्च को सब अपनी बैलेंस शीट पब्लिश करते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट विद बैंकिंग बिजनेस द इंक्रीजिंग ट्रेंड इन बर्डन बेयरिंग रेशियो वुड शो द फॉलोइंग? वो कहता है जब आप बर्डन बेयरिंग रेशियोज को देखते हो तो ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है आपके? ठीक है, लेस बर्डन बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द बैंक। ठीक है, तो अगर आपको इंक्रीजिंग ट्रेंड देखना तो आपको लेस बर्डन बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द बैंक देखना पड़ता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल वी हैव फ्रॉम द दिस टेस्ट। एक बार अपने स्कोर टैली कीजिए, कितने हो रहे हैं, हर बार अपने स्कोर टैली किया कीजिए ताकि आपको पिछली बार से बेटर इंप्रूवमेंट के बारे में पता लगे। इन मॉक सीरीज के थ्रू आपके सारे क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं क्लास, हर टॉपिक के अंदर से आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं, तो इनको ध्यान से देखिए, इनको सेव रखिए ताकि आपको पेपर के लिए काम आए। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। 35th मॉक टेस्ट जो आपका हुआ है उसके क्वेश्चंस को देखेंगे, जीके के अंदर की क्या क्वेश्चंस और उसके क्या सॉल्यूशंस रहे हैं। ठीक है, सो विल बिगिन विद दिस। पहला क्वेश्चन आपके पास है, द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स द अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम द हायर द प्राइस ऑफ गुड द। वो कहता है कि डिमांड जो है उसका जो लॉ कहता है कि अगर कोई चीज रिमेनिंग द सेम, अगर थिंग्स अदर थिंग्स रिमेन द सेम, तो किसी चीज के दाम बढ़ने का कारण क्या हो सकता है? ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है क्लास, थोड़ा सा अगर टेक्निकल सेंस में समझने की कोशिश करते तो आसान क्वेश्चन था। ठीक है, स्मॉलर इज द क्वांटिटी ऑफ द गुड डिमांडेड। ठीक है, अगर उसकी डिमांड कम हो जाएगी, स्मॉलर क्वांटिटी में होगा वो, तो उसके बाद उसके रेट के आपको प्राइसेस बढ़े हुए दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग एरियाज विद सेम अमाउंट ऑफ रेनफॉल आर कॉल्ड? जहां पर सेम बारिश हो जाती है उन एरियाज को, लाइनिंग ज्वाइन को हम क्या बोलते हैं? आइसोहाइट्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए, विच टाइप ऑफ रेनफॉल इज कॉज्ड एज द रिजल्ट ऑफ एयर राइजिंग अप द माउंटेन्स? पहाड़ों में होने वाली माउंटेन में जो रेन्स होती हैं
उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, उसके लिए नाम क्या होता है, ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है आपके पास, ठीक है। नॉर्मली हमारे मैदानी इलाकों में कन्वेंशनल रेनफॉल ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। साइक्लोनिक रेनफॉल्स हमें देखने को मिलती है जब समुद्र पे कुछ चक्रवात आता है, तो उसके बाद देखते हैं ना, कई बार बारिशें होती हैं, हवाएं बहुत लंबा मॉइस्चर कैरी करके चलती है। वर्ल्ड हिंदी डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे ऑफ जनवरी, ठीक है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, 10 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, हु पेंट द फॉलोइंग लाइन, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में, बहुत फेमस लाइन है, ठीक है। दिस वाज रिटन बाय नन अदर देन राम प्रसाद बिस्मिल। एक क्वेश्चन का और पूछा जाता है कि किस व्यक्ति ने कहा था कि मैं 100 जन्म लेना चाहता हूं ताकि मैं 100 के 100 जन्म भारत माता पे कुर्बान कर सकूं, इट वाज आल्सो बाय द राम प्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स प्रोक्लेम्ड स्वराज इज माय बर्थराइट एंड आई शैल हैव इट, किसने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा, तो बड़ा फेमस डायलॉग था ये, बाल गंगाधर तिलक जी का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विद विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर ऑब्लिक मैगजीन महात्मा गांधी वाज नॉट एसोसिएटेड, क्लास अगेन नॉट की फॉर्म में क्वेश्चन है, तो आंसर आपके पास क्या है, युगांतर है। इंडियन ओपिनियन इन्होंने साउथ अफ्रीका में शुरू किया था, क्लास ये आपको याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है। यंग इंडिया, नवजीवन ये आपके बाद में इन्होंने शुरू किए थे, युगांतर इनका नहीं है, आपको याद रखना, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट मेक द राइट टू एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट to all the children of under the age of 6 to 14 by inserting article 21 of the constitution। वो कह रहा है कि भारत के कौन से संशोधन से आपके राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी में ऐड किया गया था और इंसर्ट किया गया था आर्टिकल 21A 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। तो अमेंडमेंट आपकी कौन सी है, 86th अमेंडमेंट है, और कौन से वर्ष में हुई थी ये भी आप याद रखेंगे, 2002 वर्ष के अंदर ये हुई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। To be a judge of Supreme Court, a person should have been judge of High Court for at least how many years? वो कहता है अगर किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का जज बनना हो तो उसकी कितनी क्वालिफिकेशन है, ठीक है, मतलब कितने कितने टाइम के लिए उसने हाई कोर्ट में एज अ जज काम किया हो, तो एटलीस्ट फॉर 5 ईयर्स। एडवोकेट के लिए 10 ईयर होते हैं, ठीक है। अगर किसी एडवोकेट को आपको जज बनाना हो, ठीक है, तो उसके लिए कितने ईयर्स होते हैं, 10 ईयर्स होते हैं। तीसरी कैटेगरी होती है डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट, ठीक है, डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट, ठीक है। अगर किसी को लगता है कि यार ये बंदा जज बनने लायक है, रेदर देन चाहे वो वकील रहा हो नहीं रहा हो, जज रहा हो नहीं रहा हो, पर जुडिशरी की नजर में वो बंदा जज बनने लायक है, तो आप उसको भी अपॉइंट कर सकते हो, ठीक है। ये प्रावधान हाई कोर्ट में नहीं है, ध्यान रखना, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में होता है। विच ऑफ द आर्टिकल स्टेट्स दैट देयर शैल बी पार्लियामेंट फॉर द यूनियन, कौन से आर्टिकल से आपको पता लगता है कि यूनियन आपकी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट से चलेगी, तो आर्टिकल 79 है। तो 79 आर्टिकल आपको पार्लियामेंट की डेफिनेशन देता है, जिसमें प्रेसिडेंट प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा इन तीनों को मिलाकर आपकी क्या तैयार होती है, पार्लियामेंट तैयार होती है। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइम्स हैज फाइनेंशियल इमरजेंसी बीन डिक्लेयर्ड इन इंडिया सो फॉर, अब तक कितनी बार आपकी नेशनल जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो आपकी डिक्लेयर की जा चुकी है, तो अभी तक नहीं हुई है, ठीक है। एक बार सिचुएशन जरूर बनी थी 1991 1992 में, बट फॉर द गॉड्स ग्रेस ऐसा हुआ नहीं है, ठीक है। अंडर द 74th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द लोकल बॉडी फॉर द ट्रांजिशनल एरिया इज नोन एज, 74th अमेंडमेंट के अंदर लोकल एरिया के अंदर जो ट्रांजिशनल बॉडी है उसको क्या नाम दिया जाएगा, नगर पंचायत उसको नाम दिया जाता है, ठीक है। द टेन्योर ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज, तो कितने वर्ष का टेन्योर है आपका, 6 ईयर का टेन्योर है आपका, ठीक है। Who topped the list of 50 most powerful women in India released by Fortune India? Fortune India के हिसाब से 50 सशक्त जो महिलाएं हैं उसमें किस भारतीय लेडी का नाम है, तो इट वाज बाय द निर्मला सीतारमन, जो हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर, उनका नाम इसमें आया, ठीक है। The Indian Farmers Fertilizers Cooperative Limited (IFCO) has been ranked number 1 cooperative among the top 300 cooperatives in the world. Where is the headquarters of IFCO? ठीक है, इफको को पूरी दुनिया के सबसे 300 सबसे महान कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस में से एक माना गया है, तो इसका हेडक्वार्टर पूछा गया है, तो हेडक्वार्टर इसका कहां पर है, नई दिल्ली में, ठीक है। इफको की फुल फॉर्म याद रखिए, द इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड। According to the World Migration Report 2022, which country experienced the highest absolute number of new disaster displacement in 2020?
देखो माइग्रेशन का मतलब क्या है कि जहां पे बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं आई हो जिसके बाद लोगों को अपनी जगह छोड़कर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना पड़ा हो। तो सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट आपकी कहां पर हुई है? फिलीपाइंस के अंदर हुई है, ठीक है। पैसिफिक ओशन के अंदर कंट्री है, एशियन कंट्री वैसे तो, मनीला कैपिटल है। The World Bank approved 135 million loans to improve electricity distribution and grid modernization infrastructure in which state? देखो $135 मिलियन का वर्ल्ड बैंक ने लोन दिया है ताकि वहां पे इलेक्ट्रिसिटी की डिस्ट्रीब्यूशन, जो ग्रिड हमारे लगते हैं, ठीक है, इसके थ्रू हमारी बिजली ट्रांसमिशन होती है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए कौन सी स्टेट को लोन दिया था? तो ये लोन दिया गया था वेस्ट बंगाल सरकार को, ठीक है। दिसंबर 4 इज सेलिब्रेटेड एज अ इंडियन नेवी डे टू कमेमोरेट विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स? इनमें से किस इवेंट के तहत आपका इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये। सक्सेस ऑफ द इंडियन नेवीज ऑपरेशन ट्राइडेंट इन द कराची पोर्ट 1971। इससे पहले कि वो हमारे पोर्ट्स पर हमला करते, हमने हमला कर दिया था, तो ऑपरेशन को नाम क्या दिया गया था? ऑपरेशन ट्राइडेंट। हम कराची तक घुसे थे उसमें, ठीक है। चलिए, इन अ बिग बूस्ट टू सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस, द गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द प्लान फॉर प्रोडक्शन ऑफ ओवर 5 लाख AK-203 असॉल्ट राइफल्स एट कोरबा। कोरबा आपको पूछा गया कौन सी स्टेट में है। देखो, ये एक असॉल्ट राइफल है क्लास, जो कि भारत में, जैसे आपने AK-47, AK-56 सुना होगा, तो ऐसे ही AK-203 बनेगी आपके पास, कोरबा के अंदर है। ये डिस्ट्रिक्ट है आपका उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है। Who has been selected as the first deputy managing director of IMF? ठीक है, फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर IMF के कौन चुने गए हैं? गीता गोपीनाथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास, ये पूछा जा सकता है। जब किसी इंडियन को इंटरनेशनल लेवल पे अपॉइंटमेंट मिलती है तो वो टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। Which big bank received a principal approval from the Reserve Bank of India for setting up its proposed operational support subsidiary aimed at bringing down the cost to income ratio? ठीक है, ऑपरेशनल सपोर्ट सब्सिडरीज होती हैं जो आपके बिहाफ पे काम करती हैं, जिससे आपके ऑपरेशन कॉस्ट में कमी आती है। जैसे मैं बैंक खोलूं सीधा, तो मेरा बैंक का खर्चा, रेंट आएगा, बिजली पानी, फिर एम्प्लॉयज रखने उसको खर्चा आएगा, मैं किसी और को वो टास्क आगे दे दूंगा। ये काम आपके किसने किया है? SBI ने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास बैंकिंग के प्रोस्पेक्ट से। कॉस्ट टू इनकम रेशियो को मेंटेन करने के लिए ऑपरेशन सपोर्ट सब्सिडरीज लिया था कि मेरी जगह पे कोई और काम कर लेगा, लेकिन उसका बेनिफिट हम लोग शेयर कर लेंगे। Indian Railway achieved the best ever monthly freight loading of over 125 million tons in June this year, recording a growth of 11.28% over the same period in 2021, which single item constituted the bulk of it. आपके जो मंथली फ्राइट होती है, जो माल गाड़ियां होती है, उसके अंदर जब सामान ढोया जाता है, तो इस बार 125 मिलियन टन से ज्यादा का सामान ढोया गया है। तो वो पूछ रहे कि कौन सी सिंगल आइटम ने सबसे ज्यादा इसमें कंट्रीब्यूशन किया है? तो आंसर आपके पास कोल है, ठीक है। पिछले साल के कंपैरिजन में इस बार हमारी कोल की प्रोडक्शन भी ज्यादा हुई है, ठीक है। एट विच एज गौतम बुद्धा गॉट निर्वाण? ठीक है, निर्वाण इनको कौन सी एज में हुआ था? दैट इज इन द एज ऑफ 35। जिस जगह पर हुआ था दैट इज बोध गया। जिस नदी के किनारे हुआ था वो नदी थी निरंजना नदी, ठीक है। जिस पेड़ के नीचे हुआ था उसे संबोधि वृक्ष कहा जाता है आज की डेट में, ठीक है। Who among the following is said to have hatched the Delhi Conspiracy 1912? ठीक है, इनमें से कौन दिल्ली कॉन्स्पिरेसी 1912 जिसमें लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर हमला हुआ था उसमें इंक्लूडेड थे? तो आपके रास बिहारी बॉस थे इसके अंदर, ठीक है। सत्येंद्र सान्याल भी थे, बट वो बच गए, वो पकड़े नहीं गए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया वी कैन फाइंड फॉक्स टेल ऑर्किड? ठीक है, इन अबंडेंस, ठीक है। फॉक्स टेल ऑर्किड एक तरह का फ्लावर होता है कि कहां पर सबसे ज्यादा पाया जाता है आपके पास अबंडेंस में? तो इट इज इन अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। चलिए, विच रेन डज इंडस रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम? और आपके इंडस रिवर का ओरिजिनेशन पॉइंट पूछा गया है, ठीक है। तो इसका है नॉर्दर्न स्लोप्स ऑफ कैलाश रेंजेस, ठीक है। कैलाश मानसरोवर हम पढ़ते हैं, इसका जो ग्लेशियर है जहां से ये निकलती है, ठीक है। चलिए, वहां इसे नाम दिया जाता है सिंगी खंबन। व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ द कैंडिडेट टू बी इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? अगर आपको किसी को भारत का राष्ट्रपति चुनना है तो मिनिमम एज आपके पास कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष, ठीक है। चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? जब संविधान को बनाने की सभा तैयार की गई तो उनमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एडवाइजर पूछा है, कौन थे? तो इट वाज नन अदर देन BN राव, ठीक है। BN राव साहब बड़े जबरदस्त इंटेलेक्ट आदमी हैं जिनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एडवाइजर चुना गया था। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट अ बैंक पब्लिश इट्स बैलेंस शीट? बैलेंस शीट जो होती है आपके साल भर की, वो कब पब्लिश की जाती है? फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को खत्म होता है आपके RBI के अकॉर्डिंग, 1 अप्रैल से 31 मार्च का होता है। तो 31 मार्च को सब अपनी बैलेंस शीट पब्लिश करते हैं।
इन द कॉन्टेक्स्ट विद बैंकिंग बिजनेस द इंक्रीजिंग ट्रेंड इन बर्डन बियरिंग रेशियो वुड शो द फॉलोइंग। वो कहता है जब आप बर्डन बेयरिंग रेशियोज को देखते हो तो ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है आपके, ठीक है। लेस बर्डन बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द बैंक, ठीक है। तो अगर आपको इंक्रीजिंग ट्रेंड देखना तो आपको लेस बर्डन बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द बैंक देखना पड़ता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल वी हैव फ्रॉम द दिस टेस्ट। एक बार अपने स्कोर टैली कीजिए कितने हो रहे हैं, हर बार अपने स्कोर टैली किया कीजिए ताकि आपको पिछली बार से बेटर इंप्रूवमेंट के बारे में पता लगे। इन मॉक सीरीज के थ्रू आपके सारे क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं क्लास, हर टॉपिक के अंदर से आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं, तो इनको ध्यान से देखिए, इनको सेव रखिए ताकि आपको पेपर के लिए काम आए। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि ज्ञानम हर वीक आपके लिए एक मॉक टेस्ट लेके आता है, तो मैं आशीष आज आपके साथ हाजिर हुआ हूं इस मॉक के सॉल्यूशन को लेकर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की, तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आपके पास क्या यहाँ पे था। चलिए बेटा, ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास। तो फर्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ तो पहला क्वेश्चन जो है वो है आपके पास यहाँ पे अकॉर्डिंग एंड डिकोडिंग से। तो पहला आपके पास वर्ड है CURATIVE। अगला इसका क्या है? BSPDDDUHS। अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो इसका क्या कोड है बेटा, वो हम लोगों को पकड़ना है। तो सबसे पहले इसके ऊपर हम अल्फाबेट की पोजीशन डालते हैं। यहाँ पे 3, 21, 18, 1, 20, 9, 22, 5, 2, 19, 22, 4, 4, 21, 8 और 19। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो मेरे को जो थोड़ा सा आइडिया यहाँ पे लगा है वो ये है कि पूरे वर्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, और ए का बी बना दिया गया, आर का एस बना दिया गया, यू का ये, और इस तरीके से मतलब सभी में +1 हुआ है। 5 से 4, 22 से 21, 9 से 8 और 20 से 19 -1, ये आपके पास यहाँ पे था। तो मैंने क्या देखा, फर्स्ट हाफ में +1 हुआ, सेकेंड हाफ में -1 हुआ। तो अगला है स्टीमिंग, STEAMING। स्टीमिंग है तो 4 पार्ट में डिवाइड करना था, मतलब 2 पार्ट में डिवाइड करना था। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, पूरा नहीं करूंगा, मैं इसका शॉर्टकट लगाऊंगा। शॉर्टकट क्या है बेटा, देखिए ए है तो ए का बी ही आना था। तो अगर मैं देखता हूँ स्टार्टिंग में बी कहाँ कहाँ पे है, तो बी इस ऑप्शन में तो नहीं है, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। आगे चेक करते हैं नेक्स्ट क्या है। अगर मैं आखिरी की बात करता हूँ तो आखिरी एम था, तो एम से एक कम करके एल आना था, तो आखिरी में एल होगा, तो ये भी कट गया बेटा, ये भी कट गया, तो ये तो पहले ही कटा था। आंसर इज ए ऑप्शन, दैट इज कॉल्ड शॉर्टकट। आंसर इज ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अब अगला है आपके पास 0.5, 0.55, 0.65 एंड 0.8। ठीक है, अब अगला नंबर निकालना है बेटा। तो अगर यहाँ से अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो क्या हुआ है, 0.05 ऐड हुआ है। यहाँ से यहाँ अगर गए हैं तो 0.10 ऐड हुआ है। यहाँ से अगर यहाँ गए हैं तो 0.15 ऐड हुआ है, और यहाँ से अगर यहाँ गए हैं तो आपके पास 0.20 ऐड हुआ है, दैट इज 1 इक्वल। ठीक है, तो आपके पास आंसर क्या बनेगा, सी ऑप्शन। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, ये रहा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विच ईयर विल हैव सेम कैलेंडर एज 1982। 1982 के बाद, 1982 के बाद आपके पास सेम कैलेंडर कब आया? अब देखो क्लास, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अक्सर मैंने आज तक ये देखा कि स्टार्टिंग से ना चल के आप आखिर से चलिए तो ज्यादा बढ़िया होता है, क्योंकि अक्सर यहाँ पे आंसर आखिरी होता है। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले डी ऑप्शन उठा लिया, 1993, है ना। तो इस बात का मतलब है कि 1993 जो है सेम आना चाहिए, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे को सोल्व कहाँ तक करना है, 90 आपके पास 82 से लेके 92 तक, क्योंकि ये तो सेम आना चाहिए। तो अब मैं यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैं बात करता हूँ, 1982 को भी इंक्लूड करके 1992 तक की अगर बात करता हूँ, तो टोटल साल कितने बनते हैं, 11 साल। 11 कैसे बने, 82 को भी हमने काउंट किया है। तो 11 साल के अंदर अपने आप में क्या होंगे, नॉर्मल ईयर होंगे और कुछ एक लीप ईयर होंगे। तो सबसे पहले लीप ईयर निकाल लीजिए। सबसे पहले आपके पास 84, 88 और 92, ये 3 लीप ईयर आ गए आपके पास।
इंटू में 2 कर देंगे, आपके पास 6। 2 क्यों करते हैं? क्योंकि ओड डे जब भी लीप ईयर में आते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। बाकी कितने बच गए? 8 नॉर्मल ईयर बच गए, इंटू में 1। तो अगर इसको सॉल्व किया तो 8 आया और इसको सॉल्व किया तो 6 आया। तो दोनों को अगर डिवाइड करता हूँ 7 से तो आपके पास 0। 8 + 6 14, 14 बचा 7 इज इक्वल टू रिमाइंडर इज 0। मतलब 1992 तक ये पूरा कट जाएगा। तो 1993 क्या रहेगा आपके पास? सेम कैलेंडर रिपीट कर देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला है अल्फाबेट से। अल्फाबेट में अगर देखते हैं मिडवे निकालना है बिटवीन जी एंड क्यू। जी और क्यू के बीच में मिडवे निकालना है। तो अगर मैं बात करता हूं जी और क्यू, जी की वैल्यू है 7, क्यू की वैल्यू कितनी है? 17। दोनों को ऐड करिए, बाई में 2 करिए। ठीक है, मिडवे तो यही होता है ना, a + b बाई में 2, a + b बाई में 2। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ऐड कर दिया 17 + 3 कितने हो गए? 20, 20 + 4 24, 24 बटा में 2 इज इक्वल टू 12। 12 क्या? L। 12 L पे क्या आता है? आपके पास ऑलरेडी L आता है। तो आंसर इज बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है? 93381। 93381। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ से, अगर यहाँ देखेंगे मल्टीप्लाई होके कितना बना? 27। 27 इंटू में 3 कर देंगे 81, आपके पास रिजल्ट आ जाए 11 4 4 176। अगर 11 इंटू 4 करोगे 44, 44 इंटू 4 करोगे 176। तो अगर आगे है 13 7 5, तो 13 इंटू 7 करोगे कितना आएगा? 91। 91 इंटू अगर 5 करोगे तो आएगा 455। आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए तो आंसर इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ, आपके पास है ब्लड रिलेशन से। तो यहाँ पे क्या है? x माइनस जेड मीन्स x इज द मदर, x मल्टीप्लाई जेड मीन्स x इज द फादर एंड x प्लस जेड मीन्स x इज द डॉटर। मतलब x मतलब यहाँ से लेफ्ट टू राइट सारा का सारा रिलेशन चल रहा है और निकालना क्या है? n इज द डॉटर ऑफ m। n इज द डॉटर ऑफ m। अब देखो बेटा, n को लड़की बनाना है तो अगर n लास्ट में हो तो ये ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि लास्ट वाले पर्सन का जेंडर हमें कभी पता नहीं चल पाएगा। तो आंसर अब एक ही बचा है आपके पास, इसको चेक करना पड़ेगा। m मल्टीप्लाई n। मल्टीप्लाई का मीनिंग क्या है? फादर। m इज द फादर ऑफ n। m इज द फादर ऑफ n। माइनस, माइनस का मीनिंग क्या है? मदर। n इज द मदर ऑफ p। हाँ, तो अगर मैं बात करता हूँ, यही हमें बताना था, n इज द डॉटर ऑफ m। n इज द डॉटर ऑफ m। तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन है एनोलॉजी से, इसको चेक करते हैं क्या है। आपके पास LMN, इसका क्या है? RST। 12 13 14 18 19 और 20। ऊपर से आए हैं +6 हुआ है, ऊपर से आए हैं +6 हुआ है, यहाँ पे भी आए हैं +6 हुआ है। तो मतलब मैंने ये देखा कि एक ऐसी सीरीज ढूंढनी है जहाँ पे +6 का गैप हो। तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, पर एडिशन में 22 है 18 है तो माइनस में हो रहा है। आगे आखिरी से उठाते हैं, 16 है 14 है, नहीं बना। 19 है 14 है, 5 का डिफरेंस है, ये भी नहीं बना। तो आंसर यही बनेगा फिर ना। तो हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, बस आपको नंबरिंग याद होनी चाहिए। नंबर अगर याद है तो डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन बन जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास रैंकिंग से। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है? इन अ रो ऑफ बॉयज G1 इज 7 फ्रॉम द स्टार्ट एंड 11 फ्रॉम द एंड। एक रो थी जिसमें G1 की वैल्यू आपके पास लेफ्ट हैंड से कितनी दे रखी है? 7 और 11 से राइट साइड से दे रखी है। अगला था आपके पास इन अनदर रो ऑफ बॉयज विकास इज 10th फ्रॉम द स्टार्ट। विकास जो है 10th फ्रॉम द स्टार्ट एंड 12th फ्रॉम द आपके पास एंड, 12th फ्रॉम द एंड। पूछा है टुगेदर इन दोनों में कितने लड़के हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ, इसमें टोटल इज इक्वल टू L प्लस R माइनस ऑफ 1। हाँ जी, लेफ्ट साइड से 7 है, राइट साइड से 11 है, माइनस ऑफ 1। तो माइनस ऑफ 1 इसमें कितना बन गया आपके पास? 10 + 7 इज इक्वल टू 17। मतलब पहली रो में तो 17 बच्चे थे। नेक्स्ट अगर बात करता हूँ, आपके पास टोटल इज इक्वल टू L प्लस R माइनस ऑफ 1 है ना। तो यहाँ पे 10 आ गया, यहाँ पे आपके पास 12 आ गया, माइनस ऑफ 1। तो 11 + 10 कितना होता है? 21 इज इक्वल टू टोटल। तो 21 + 17, अब यहाँ पे था 21 + 17, अगर आप कर देंगे 7 और 1 8, 2 और 1 3, 38। 38 तो ऑप्शन में नहीं है, आंसर इज नन ऑफ दिस। तो आंसर क्या बनेगा? नन ऑफ दिस। ये फॉर्मूला भी आपके पास लिख दिया गया है। डन। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, वेन डायग्राम से है। इस क्वेश्चन में क्या है? एजुकेटेड एम्प्लॉयड वुमेन इन अ विलेज आर रिप्रेजेंटेड बाय। निकालना ये है एजुकेटेड एम्प्लॉयड वुमेन, ठीक है ना।
तो सबसे पहले ट्रायंगल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अगर ट्रायंगल की बात करते हैं तो ट्रायंगल में इसने कहा ट्रायंगल इन द अबव फिगर डिस्पाइट वुमेन इन विलेज, वुमेन, ठीक है, इन विलेज एंड स्केयर डिस्पाइट अनएम्प्लॉयड वुमेन, अनएम्प्लॉयड वुमेन, एंड सर्कल मीन्स एजुकेटेड वुमेन, एजुकेटेड वुमेन। लो जी, अब वो निकालना क्या था? एजुकेटेड एम्प्लॉय, एजुकेटेड एम्प्लॉयड वुमेन। तो एजुकेटेड भी हैं आपके पास, ये तो अनएम्प्लॉयड है, तो बाकी क्या बचा? जी यहाँ पे कॉमन आ गया, तो आपके पास आंसर क्या बन गया? डी ऑप्शन, जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास है क्लॉक का। तो इस क्वेश्चन की बात करता हूँ, एट व्हाट टाइम बिटवीन 2 and 3 o'clock विल बी द हैंड ऑफ क्लॉक आर अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट का मतलब है इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में आपसे पूछा गया है। तो घड़ी की अगर मैं बात करता हूँ तो देखिए इस तरीके से घड़ी होती है आपके पास, यहाँ पे 12, देखिए 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। अब देखो स्ट्रेट लाइन में कॉन्सेप्ट आता है कि इसको बेस वैल्यू मानते हैं, उस 60/11 का हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। तो फर्स्ट टाइम क्या था? 2 o'clock, फर्स्ट टाइम क्या था? 2 o'clock, ठीक है, 2 बज के। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो अब इसमें स्ट्रेट लाइन सबसे पहले यहाँ पे ऑब्जर्व किया था, इसको बेस मान के फर्स्ट टाइम तक काउंटिंग करनी है। कैसे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इंटू में 8, तो 8 6 के 48, 480/11। ए ऑप्शन डायरेक्ट आंसर बन गया, 180/11 डायरेक्ट आंसर आपके पास आ गया। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है आपके पास, यहाँ पे अगर बात करी जाए तो क्या है, सबसे पहले आपके पास कुछ इक्वेशन है, इस इक्वेशन को देखते हैं क्या है। 12, 8, 4, 2, 1 इज इक्वल टू 15। अब यहाँ पे क्या है, पहले इस इक्वेशन को फिल किया जाएगा। सबसे पहले क्या है? डिवाइड, डिवाइड के बाद क्या है? मल्टीप्लाई, माइनस और प्लस, है ना। अब इसको सोल्व करना पड़ेगा ऊपर से। तो अब मैं अगर बात करता हूँ 12 और 8, डिवाइड का मीनिंग क्या है यहाँ से देख लीजिए। डिवाइड का मीनिंग है आपके पास प्लस, और मल्टीप्लाई का मीनिंग आपके पास क्या है? डिवाइड, और माइनस का मीनिंग आपके पास यहाँ पे क्या है वो भी देख लेते हैं। माइनस मीन्स प्लस, +2, और प्लस का मीनिंग क्या है आपके पास? माइनस, इज इक्वल टू 15। अब ये इक्वेशन तो खत्म होगी, इसका तो यूज नहीं करेंगे, इसको करेंगे। तो सबसे पहले बोर्ड मास लगाएंगे, बोर्ड मास हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे आ गया 12 प्लस यहाँ पे 2 प्लस 2 माइनस ऑफ 1, ठीक है। 12 + 2 14 + 2 16 और 1 इज इक्वल टू 15। तो यहाँ पे आ गया 15 इज इक्वल टू 15, ये ऑप्शन। इसका इस बात का मतलब पता क्या हुआ कि पहले इस इक्वेशन को यहाँ पे भरते, फिर उसमें से चेंज करते, देन आप चेक करते। तो आपको ये बताना था कि कौन से सिंबल भर के चेक किया जाएगा, तो ये इसका मीनिंग था। तो आंसर इज ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। अगला क्या है आपके पास? फाइंड द नेक्स्ट वैल्यू ए बी, ये है ए बी डी ई एफ एच आई जे, नेक्स्ट नंबर निकालना है। अगर मैं देखता हूँ ए और बी 1 और 2, आगे बीच में क्या छोड़ दिया है? 3 छोड़ दिया है, 4 5 6, ठीक है। तो आगे अगर मैं देखूँ 7 छोड़ दिया गया है, 8 9 10। अब पहले कितने थे आपके पास? एच आई जे के भी है, और 11, मतलब पहले 2 थे, 3 थे, 4 थे, अब कितने आएंगे? 5, और 8 9 10 11 12 छोड़ देंगे, 13 एम। तो एक ही ऑप्शन बन रहा है, एम से एम एन ओ पी क्यू। तो आंसर भी एक ही बनेगा आपके पास, डी ऑप्शन। द डायरेक्ट हमने कर लिया। पहले 2 एक छोड़ दिया, 3 एक छोड़ दिया, 4 एक छोड़ दिया, 5 एक छोड़ देंगे, 6, ये सीरीज आपके पास बन रही थी। तो आंसर इज डी ऑप्शन। हाँ जी, तो जैसे कि हम इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, इस क्वेश्चन में क्या है? 7 पोल ए बी सी डी ई एफ जी आर पुट इन सच अ वे दैट द डिस्टेंस बिटवीन नेक्स्ट 2 पोल इज डिक्रीजेस बाय 1 मीटर। मतलब सारे के सारे पोल ए से लेके जी तक एक लाइन में रखे हुए हैं, और हर एक का पोल का डिस्टेंस कम होता जा रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट 2 पोल इज ए एंड बी इज 10 मीटर। तो ए और बी के बीच का जो दूरी है वो कितनी है? 10 मीटर। फिर बी से लेके सी है, जिसकी कि आपके पास कम हुई है, सी से लेके डी है जिसकी 8 हुई है, डी से लेके ई है जिसकी 7 हुई है, ई से लेके एफ है जिसकी 6 हुई है, और एफ से लेके आपके पास जी है जिसकी कि 5 हुई है। तो अगर इन सभी को अगर मैं सम करता हूँ, 10 + 9
प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5, तो सभी का सम कितने के बराबर आएगा? 45 के बराबर आएगा, जो कि आपका आंसर यहाँ पे बने। ठीक है जी। क्या है? 3 of the following 4 are alike in a certain way so that the group which does one does not belong to the group, मतलब odd one out निकालना है। कीबोर्ड, रोलर, कर्सर एंड टाइपराइटर। कीबोर्ड के अंदर रोलर भी होता है, उसी से कर्सर भी आता है, बट टाइपराइटर क्या है? अलग है। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा? डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन फिर से डायरेक्शन से है। यहाँ पे क्या है? अ मैन वॉक 1 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट, एक पर्टिकुलर पॉइंट था, यहाँ से 1 किलोमीटर ईस्ट की तरफ गया। देन आगे क्या है? देन ही टर्न टुवर्ड साउथ एंड मूव 5 किलोमीटर, यहाँ से उसने राइट लिया और साउथ की तरफ गया 5 किलोमीटर। अगेन ही टर्न टुवर्ड ईस्ट एंड वॉक 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। आफ्टर ही टर्न नॉर्थ एंड वॉक 9 किलोमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक 9 गया। अब पूछा आपसे क्या है 9 किलोमीटर के बाद यहाँ पे नाउ हाउ फार ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आप लोगों को बताना है कि क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आप लोगों को बताना है स्टार्टिंग पॉइंट से। तो अगर मैं बात करता हूँ तो बेस 1 और 2, बेस आ गया 3 और परपेंडिकुलर यहाँ से यहाँ तक है तो यहाँ पे 4, तो आपके पास बेस h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर। हाँ जी, p की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या है? परपेंडिकुलर की अगर मैं बात करता हूँ 4 का स्क्वायर और बेस की बात करता हूँ 3 का स्क्वायर। हाँ जी, 4 का स्क्वायर है 16 और 3 का स्क्वायर है 9, दोनों को ऐड करके आ जाएगा 25। तो 25 अगर मैं खोल दूँ तो सीधा 5, h की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सी ऑप्शन 5 किलोमीटर। डन। चलिए, तो होपफुली यहाँ तक सभी को सारी बातें क्लियर हुई होंगी। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू क्लास। गुड आफ्टरनून, स्वागत है आप सबका ज्ञानम के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके वीकली मॉक टेस्ट का क्वांट के पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, A can do a piece of work in 24 days while B can do it in 16 days। क्या कह रहा है कि A किसी काम को 24 दिन में पूरा करता है और B उस काम को 16 दिन में पूरा करता है। With the help of C, they will finish the whole work in 8 days। और अगर एक ही हेल्प B और C के साथ अगर ये मिलकर करते हैं तो ये 8 दिन में काम पूरा हो जाता है। ठीक है, तो अगर इन सब का एलसीएम ले, क्योंकि जो एलसीएम होगा उसी को हम क्या कंसिडर करते हैं? टोटल वर्क कंसिडर करते हैं। एलसीएम क्या होगा? 48। ए की एफिशिएंसी क्या होगी? 2। बी की एफिशिएंसी क्या होगी? 3। और ए, बी और सी की एफिशिएंसी क्या होगी? 6। देखो, ए प्लस बी की एफिशिएंसी क्या है? 5, तो सी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 1। तो 48 डिवाइड बाय 1 कितने डेज में करेगा? सी अकेला इसको 48 डेज में कंप्लीट करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 2 trains are running on parallel lines in the same direction at a speed of 50 km per hour and 30 km per hour respectively. The faster train crossed a man in the slower train in 18 seconds। देखो, अगर उसने पर्सन को क्रॉस किया है तो मतलब उसने सिर्फ खुद की लेंथ को ट्रेवल किया है 20 किलोमीटर पर आवर। 20 इंटू 5/18 और इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, 20 इंटू 5, 100 मीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। There would be 10% of loss if a toy is sold for 10.80। अगर 10 रुपए 80 पैसे में बेचा जाता है तो उसको 10% का लॉस, मतलब उसने 90% पे सेल किया होगा। अब वो चाहता है कि उसको 20% का प्रॉफिट हो, तो मतलब वो 120 में सेल करेगा। ठीक है, अगर मैं इस पॉइंट को रिमूव कर दूं, इस पॉइंट को रिमूव कर दूं तो नीचे क्या आ जाएगा? डिवाइड बाय 100। 20 से ये 20 कैंसिल। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 90 से, 9 से डिवाइड करेंगे 10, 9 से डिवाइड करेंगे 2, तो 144 और डिवाइड बाय 10 तो 14.4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, 14.40। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द सीपी ऑफ एन आर्टिकल इज 40% ऑफ द एसपी। देखो, सीपी और एसपी का अगर रेशियो ले, अगर एसपी को मैं 100 मान लूं तो सीपी इसका 40% है, मतलब 40 है। ठीक है, द परसेंटेज दैट एसपी इज द सीपी, तो जो एसपी है वो सीपी का कितने परसेंट है?
जीरो से जीरो कैंसिल, ये इसको 25 पे डिवाइड करेगा तो कितने परसेंट है? 250% है। कितने परसेंट है? 250% है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए वाटर टैंक इज 2/5 फुल, पाइप ए कैन फिल ए टैंक इन 10 मिनट्स। पाइप ए उसको 10 मिनट में भर देता है, ठीक है। एंड पाइप बी कैन एम्प्टी इन, पाइप बी उसको 6 मिनट में एम्प्टी कर देता है। इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन, अगर दोनों पाइप्स ओपन है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू एम्प्टी और फिल द टैंक कंप्लीटली, ठीक है। अब देखो, अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना होगा? 30। किसकी एफिशिएंसी क्या होगी? 3, और इनकी एफिशिएंसी क्या होगी? 5, ठीक है। अब जो टैंक है, अब देखो बी की एफिशिएंसी क्या है? -2। खाली अगर दोनों एक साथ काम कर रहे हैं तो वो कितना एम्प्टी कर रहा है? -2। तो 30 इंटू 2/5, तो टोटल वो 12 लीटर ही भरा था, और 12 लीटर को 2 यूनिट की एफिशिएंसी से अगर एम्प्टी करेगा तो सिर्फ 6 मिनट का टाइम लगेगा। 6 मिनट टू एम्प्टी, 6 मिनट में खाली कर देगा। A number when increased by 37 1/2%, 37 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 3/8। कि पहले 8 था तो इंक्रीज होकर क्या हो जाएगा? 11, gives a result 33। तो 11 यूनिट की वैल्यू 33 है। देखो 11 अगर 33 के बराबर है तो ये कितने से मल्टीप्लाई हुआ? 3 से। तो 8 इंटू 3 करो तो आंसर क्या होगा? 24। 8 इंटू 3 24। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 3 लीटर्स ऑफ वाटर इज एडेड टू 15 लीटर ऑफ ए मिक्सचर ऑफ 20% सॉल्यूशन। देखो 15 लीटर का है, उसमें 20% आपके पास अल्कोहल है, बाकी 80% क्या है? वाटर है। तो मतलब ये 3 और ये 12। अगर इसमें वाटर और ऐड कर दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा? 3 लीटर वाटर ऐड कर दिया जाए 15, तो वो कह रहा है बताओ 3/18 कितने परसेंट है? 1/6। 1/6 मतलब 16.66 या 16 2/3%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द लेंथ ऑफ ए डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर। देखो स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है? √2 इंटू साइड, और ये कितना है? 15 √2। √2 से √2 कैंसिल, तो साइड क्या आ गई आपके पास? 15। द एरिया, एरिया क्या होता है? साइड का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225 स्क्वायर सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है? ए रेक्टेंगुलर वाटर टैंक इज ओपन एट द टॉप, इट्स कैपेसिटी इज 24 सेंटीमीटर क्यूब, लेंथ एंड विड्थ। देखो 24 है, इसका वॉल्यूम क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच। तो H कितना हो जाएगा? 24 को डिवाइड करेंगे हम 3 गुना 4, 4 दिए 12, 2। तो मतलब इसकी हाइट क्या है? आपकी 2 है। इसकी हाइट क्या है? 2 है, ठीक है। इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द मटेरियल यूज्ड फॉर बिल्डिंग द टैंक, द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ द टैंक। तो कर्व सरफेस, टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट कर ले, ठीक है। देखो अगर हम जो भी टैंक होगा, एक जो आपका रूम है, अगर उसकी छत को ना काउंट करें तो किसकी शेप में है? एक टैंक की शेप में बन जाएगा, जो यह एक एग्जांपल दिया गया है, ठीक है। तो जो एक वॉल है उसका एरिया क्या होगा? L इंटू एच, उसका ट्वाइस कर दो। दूसरी वॉल का एरिया क्या होगा? B इंटू एच, उसका ट्वाइस कर दो। और ग्राउंड का एरिया क्या होगा? L इंटू बी होगा। टॉप को हमें काउंट करना नहीं है, ठीक है। टॉप को हमें काउंट यहां करना नहीं है। देखो L हमारे पास 4 है, B हमारे पास 3 है, और H हमारे पास 2 है यहाँ पे, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? L इंटू एच, 4 गुना 2 8, 8 गुना 2 16, ठीक है। B इंटू एच, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, और L गुना B 12। ये कितना हो जाएगा? 24, 24 और 16 40, ठीक है। और अंदर और बाहर करना है, ठीक है। तो 40 40 80, 80 को 10 से गुना करेंगे तो 800 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। The area of the two spheres are in the ratio 1/4, the ratio of their volume 1/8, क्योंकि एरिया क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर। तो यहां से ये रेडियस का रेशियो मतलब 1/2 था, क्योंकि r स्क्वायर का रेशियो होगा तो 1/8, ठीक है। चलिए, when a person of 60 kg is replaced with a new person, then the average weight of a group of 25% increased by 1 kg। तो 60 kg का रिप्लेस किया गया
तो 25 इंटू 1 तो 60 प्लस 25 तो मतलब नए पर्सन का वेट कितना होगा 85 होगा। A boy goes to school with a speed of 3 km per hour and return to the village with a speed of 2 km per hour. If we take 5 hours, तो फॉर्मूला आपको पता है, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड डिवाइड बाय सम ऑफ स्पीड इनटू टोटल टाइम। 5 से 5 कैंसिल, 3 इंटू 2 6। इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा। A and B start a business with initial investment of this and profit। टाइम का रेशो पूछा है और A का टाइम हमें दे भी रखा है, ठीक है। तो अगर हम बात करें, देखो 12 और 11 के रेशो में लगाया, इसने 11 के लिए और इसने x के लिए, और रेशो कितना हो गया 4:1 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 12 इंटू 11 इज इक्वल टू 11 इंटू 4 इंटू एक्स। 11 से 11 कैंसिल, ये इसको 3 पे डिवाइड करेगा, तो कितने महीने के लिए 3 मंथ्स के लिए इसने पैसा लगाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पुष्पा इज ट्वाइस एज ओल्ड एज रीटा। पुष्पा और रीटा ट्वाइस 2:1, कब 2 साल पहले। इफ द डिफरेंस बिटवीन देम 2, मतलब डिफरेंस 1 का है, यानी कि ये 4 और ये 2, तो आज के दिन ये 6 और ये 4, तो उसने पुष्पा की आज की एज पूछी थी 6 साल, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए लास्ट क्वेश्चन था ये। आई होप ये क्वेश्चन सभी को क्लियर होंगे। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। चलिए थैंक यू। हाय एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानम। सो ज्ञानम के प्लेटफॉर्म पे मैं आपका वेलकम करता हूं स्टूडेंट्स। तो आज दे अपना ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ इंग्लिश सेक्शन ਨੂੰ डिस्कस करेंगे। मॉक नंबर 35 है, तो इसकी इंग्लिश की डिस्कशन करेंगे आज। तो ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ पहला क्वेश्चन है जी, देखियो जरा एक मिनट। कहता इन ईच ऑफ द सेंटेंसेस गिवन बिलो वर्ड इज प्रिंटेड इन बोल्ड। बिलो द सेंटेंसेस 4 चॉइसेस आर गिवन, राइट। पिक अप द वन विच इज ऑपोजिट इन मीनिंग। तो हमें यहाँ पे देना है स्टूडेंट्स ऑपोजिट मीनिंग। ऑपोजिट मतलब की होंगे उल्टा, राइट। एज द वर्ड प्रिंटेड इन बोल्ड, मतलब जो वर्ड इतने अंडरलाइन किया है इनफिल्ट्रेटेड, इहदा आपां ऑपोजिट देना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड, राइट। तो कहना गोरिल्लाज इनफिल्ट्रेटेड इनटू द रीजन ड्यूरिंग द सीवियर विंटर ऑफ 1997। इनफिल्ट्रेटेड द इनफिल्ट्रेशन क्या होता है, ठीक है। इनफिल्ट्रेशन तुसीं सुने होना जिदा बॉर्डर के उत्ते टेररिस्ट भी इनफिल्ट्रेट करते हैं, ठीक है। घुसपैठिया घुस गया, ठीक है। तो किसी चीज के अंदर घुसना होता है, ठीक है। इनफिल्ट्रेशन का मतलब होता है किस चीज के अंदर घुसना। घुसपैठिए को बोलते हैं इनफिल्ट्रेट, राइट। तो एंटर्ड तो नहीं हो सकता, हमने तो ऑपोजिट देना है। एक्सपेल्ड रख सकते हैं, पेनिट्रेटेड और फिल्टर्ड। फिल्टर्ड इरेलीवेंट ऑप्शन है। पेनिट्रेट भी किसी चीज के अंदर घुसना ही होता है, ठीक है जी। टू एंटर इनटू समथिंग। सो एंटर और पेनिट्रेट इसके सिमिलर हो सकते हैं, बट पुट्ठे ऑपोजिट नहीं हो सकते। तो इसका जो राइट आंसर इत्थे बनेगा साडा बी। एक्सपेल्ड होंदा बाहर कर देना। एक्सपेल, एग्जाइल दा सिमिलर है। एग्जाइल तुसी समझते होने, जिदा रामचंद्र जी, भगवान रामचंद्र जी को घर से वनवास पे निकाल दिया गया था 14 वर्ष के लिए। तो एग्जाइल आप कह सकते हैं, डिपोर्ट आप वो बोल सकते हैं, बैनिशमेंट होंदा एक वर्ड। तो इत्थे साडा जो राइट आंसर है एक्सपेल भी उदा ही सिमिलर होंदा। एक्सपेल होंदा बाहर कढ़ना, तो इसका मतलब होंदा अंदर बढ़ना, तो इसका मतलब हुआ बाहर कढ़ना, राइट। तो आंसर बनेगा साडा बी। चलो जी आगे देखो। कहंदा फोर्टिशियस कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कमस्टांसेस लेड टू द डिस्कवरी ऑफ हिज लीनेज, राइट। हुण ये जो वर्ड है इत्थे फोर्टिशियस, इसका मतलब होंदा दुर्भाग्य, सॉरी भाग्यशाली होता है। फॉर्चुनेट से हम कनेक्ट कर सकते हैं इस वर्ड को, राइट। सो इस वर्ड को आपां फॉर्चुनेट दे नाल कर सकते हैं। फॉर्टिशियस, फॉर्चुनेट तो ही बनता है वर्ड, और फॉर्चुनेट होता है बेसिकली भाग्य, लक जिन्हों आप कहते, राइट। कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कमस्टांसेस लेड टू द डिस्कवरी ऑफ हिज लिनेज। तो इदा फॉर्चुनेट द राइट ऑपोजिट बनेगा अनफॉर्चुनेट। एक्सीडेंटल नहीं होगा, प्लैंड नहीं होगा, ठीक है, और ल्यूडिक्रस भी नहीं होगा, राइट। राइट आंसर बनेगा अनफॉर्चुनेट। आगे देखियो जी, पैसेज आ गया। पैसेज साडा स्टार्ट होंदा पिया इत्थों, ध्यान रखियो। ब्रीफ पैसेज है। Some people say that man's desire for war is due to his fight for survival and that war is necessary to preserve his virility. Yet war nowadays leaves a legacy of the weakest men and stimulates not the noble but the bestial qualities of mankind, right? तो ਆਪਾਂ इदा करिए कि पहले इधर ना क्वेश्चन देख लिए। कहना according to the passage nothing that money can buy is worthwhile। मतलब जी सानू इनफॉर्मेशन दी गई है स्टूडेंट्स, इहदे हिसाब नाल मतलब की हो सकता है। नथिंग दैट मनी कैन बाय, कुछ इदा दा मतलब जिन्हों आप पैसे के थ्रू नहीं खरीद सकते। इज वर्थ वाइल, और वो वर्थ वाइल भी है, तो वो की हो सकता है,
तो देखिए जरा पैराग्राफ च की कहते, not the noble but the bestial qualities of mankind, adventure of some kind is necessary for man, he will inevitably deteriorate physically and mentally if his life is one of ease and luxury lived in an atmosphere of safety first. This is the real reason behind our love of sports in the open air. It is no use being a millionaire if one suffers from chronic indigestion, right? ये कहता कि मतलब पैसा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੀਨੀਅਰ ਤਾਂ ਬਣ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ कुछ नहीं हो सकता, राइट? मतलब पैसे नाल आप चीज नहीं ले सकते. अ ट्रैम्प विद गुड इन आर्ट्स इज फार हैप्पियर, ठीक है. नथिंग दैट मनी कैन बाय इज वर्थवाइल विदाउट गुड हेल्थ. ये आ गया जी आंसर. ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀਵਰਡ ਨੂੰ ਲੱਭੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇਜ ਚ ਆਨਸਰ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵਿਦਾਊਟ ਗੁੱਡ ਹੈਲਥ, ठीक है, विदाउट गुड मेंटल फैकल्टीज. ये आंसर है जी बी, राइट. अकॉर्डिंग टू द पैसेज ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਥਿੰਗ ਕੈਨ ਮਨੀ ਕੈਨ ਬਾय ਇਜ਼ ਵਰਥਵਾਈਲ, दैट इज विदाउट गुड हेल्थ. मतलब विदाउट ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਲਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੂਗੇ. ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿ ਹੈਲਥ ਇਜ਼ ਵੈਲਥ. ਇਫ ਵੈਲਥ ਇਜ਼ ਲੌਸਟ ਨਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਲੌਸਟ. ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਮਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਜੇ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੱਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਰੀਰ ਨੇ ਸਾਥ ਛੱਡਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ. ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ. क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लिए. इफ अ मैन लीड्स अ लाइफ इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ सेफ्टी फर्स्ट ही विल. ये अपन लाइन पढ़ी भी सीगी हुण तो देखियो जरा. इफ अ मैन लीड्स, चार ऑप्शन दी गई हैं तो इहदा दूजे दा आंसर की हो सकदा साडा. ऑप्शन सानू पहली भी देंदा डिटेरियोरेट फिजिकली, ठीक है, एंड मेंटली. इंप्रूव फिजिकली एंड मेंटली, डिटेरियोरेट फिजिकली एंड मेंटली, इंप्रूव फिजिकली बट डिटेरियोरेट मेंटली, इंप्रूव मेंटली बट डिटेरियोरेट फिजिकली. ऑप्शन नानू घुमाई जांदा है. तो इतने साफ साफ लिखा है स्टूडेंट्स, एडवेंचर ऑफ सम काइंड इज नेसेसरी फॉर मैन, ही विल इनएविटेबली डिटेरियोरेट फिजिकली एंड मेंटली इफ हिज लाइफ इज वन ऑफ ईज एंड लग्जरी. तो साफ साफ इतने भी आंसर क्लियर मेंशन किया सानू, ठीक है. तो आंसर बनेगा जी डिटेरियोरेट फिजिकली एंड मेंटली. जिस आप सिर्फ पैसे नूं ही अहमियत दोगे, ठीक है, अपनी हेल्थ वल ध्यान नहीं दोगे तो आप डिटेरियोरेट फिजिकली भी हो जाओगे तो मेंटली भी हो जाओगे. साफ साफ पैराग्राफ ये लिखा हुआ, विच इज द बेस्ट वे टू परफेक्ट हेल्थ एंड फिजिकल फिटनेस अकॉर्डिंग टू द पैसेज. ये अजे तक आप पढ़िया नहीं पैराग्राफ. विच इज द बेस्ट वे, सब तो बढ़िया मेथड की है परफेक्ट हेल्थ दा एंड फिजिकल फिटनेस दा अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ. तो देखिए जरा की कहंदा पैसेज. इतने तक आप पढ़ लिया. देयर इज नो बेटर वे टू परफेक्ट हेल्थ एंड फिजिकल फिटनेस देन टू वॉक ओवर और क्लाइंब हिल्स एंड माउंटेन्स. ये आ गया जी आगे. मतलब कोई भी बढ़िया मेथड नहीं है परफेक्ट हेल्थ एंड फिजिकल फिटनेस दा देन टू वॉक ओवर और क्लाइंब हिल्स एंड माउंटेन्स. तो देखिए जरा ऑप्शन देंदा पाया कुछ तो इतने क्लाइंब हिल्स एंड माउंटेन्स आंसर होना चाहिए इधर डी, बाकी ऑप्शन गलत है, ठीक है. तो ये बढ़िया तरीका है जी कि तुसी पहले क्वेश्चन एक बार रीड आउट कर लो, उदे हिसाब नाल जो है तुसी अपने अपने आंसर देंदे चलो, ठीक है. अगला क्वेश्चन देखिए, कहता व्हाट इज द बेस्ट एडवांटेज माउंटेनियरिंग ब्रिंग्स टू एन एडवेंचर, राइट. व्हाट इज द बेस्ट एडवांटेज माउंटेनियरिंग ब्रिंग्स टू एन एडवेंचरर, राइट. तो इसका आंसर की हो सकता है, एक बार पैसेज तुसी देखियो आगे. But mountains give us much more than more physical fitness. They exercise the mental faculties as well, right. तो इधर जड़ा राइट आंसर बनेगा वो बनेगा साडा high difficulties peak is as much a mental exercise as a physical exercise. It calls for sense and judgment, for planning and thinking ahead, for anticipating difficulty and danger, for responsibility towards one's companions, and best of all it brings the mountaineer into touch with the beauties of the universe. Beauties of the universe तो related कुछ कहता पे है, ठीक है. The beauties of the कॉन्टेक्ट विद द ब्यूटीज ऑफ द यूनिवर्स. इधर आंसर डी है जी. लास्ट एक क्वेश्चन हो रहा है, वॉर नाउअडेज स्टिमुलेट्स. आजकल जो युद्ध है वो क्या स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है. तो इधर राइट आंसर बनेगा बिस्टाइल क्वालिटीज ऑफ मैनकाइंड. ये स्टार्टिंग च आप पढ़िया, जो तुसी ध्यान दिता हो स्टूडेंट्स, थोड़ी गल्लां नूं याद भी रखना पड़ना है. यट वॉर नाउअडेज लीव्स a legacy of the weakest men and stimulates not the noble but the bestial qualities of mankind.
तो सारे ਜਿਹੜੇ क्वेश्चन है इन्हां दे ਜਿਹੜੇ आंसर है साफ साफ इस पैसेज च मतलब डायरेक्टली दिते गए हैं तो आप बोल सकते हैं इस पैसेज का ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ है वो ईजी टू मॉडरेट है ईजी है ये सौखा पैराग्राफ है जी ठीक है सारे आंसर कोई कॉम्प्लीकेट नहीं कर रहा ठीक है साफ साफ उत्थे लिखदा पे है तो इसदा ਜਿਹੜਾ राइट आंसर बनेगा अपना ये वाला बिस्टाइल क्वालिटीज ऑफ मैनकाइंड नोबल क्वालिटीज के बारे गल नहीं हो रही है मैंस विरिलिटी के बारे गल हो रही है बट क्वेश्चन के हिसाब नाल वॉर की गल कर रहा तो उसके हिसाब नाल आंसर सी है आगे देखो एवरी मैन वुमन एंड चाइल्ड इज नाउ अवेयर ऑफ द टेरिबल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हैबिट ऑफ स्मोकिंग एरर लभना है एवरी मैन वुमन एंड चाइल्ड इज अब पहली गल तो ये जो एवरी होंगे स्टूडेंट्स ये इंडेफिनेट प्रोनाउन होंगे मैन वुमन एंड चाइल्ड के हिसाब नाल इत्थे आर ना सोचियो कि भाई इत्थे आर आऊगा एवरी ईच है एवरीवन है समवन है नोवन है एनीबडी है समबडी है ठीक है वन वाले थिंग वाले ते बडी वाले जेडे वर्ड होंगे इंडेफिनेट प्रोनाउन होंगे तो आपां इन्हां नूं सिंगुलर मन के चलते हैं ये कदे भी प्लूरल नहीं होंगे ठीक है तो इहदे नाल वर्ब दा कॉन्सेप्ट तो सही है इज नाउ अवेयर ऑफ द टेरिबल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हैबिट ऑफ स्मोकिंग तो हैबिट फॉर स्मोकिंग इत्थे होगा तीजा आंसर बनेगा हैबिट फॉर स्मोकिंग आंसर थर्ड है जी दा नेक्स्ट वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट हुण ये जिहड़ा वन ऑफ हुंदा है जी इहदा थोड़ा जिहा ध्यान रखियो स्टूडेंट वन ऑफ जब भी किसी स्टेटमेंट च आंदा है तो दो गल्लां दा कॉन्सेप्ट इहदे नाल रिलेट करदा है पहली गल तां नाउन जिहड़ा नाउन अगे लिखदे हैं ना वो प्लूरल लिखदे हैं हमेशा वन ऑफ दे नाल नाउन हमेशा प्लूरल लिखे जाता है तो वर्ब हमेशा ही सिंगुलर लिखी जाती है ठीक है तो इत्थे तुसी देख लो वर्ब तो ये सिंगुलर ही लगा रहा है बट नाउन इत्थे प्लूरल नहीं पा रहा हैबिट्स आऊगा इत्थे तो आंसर बनेगा साडा दुआ मतलब सी सो वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट्स जिदा तुसी कहंदे वन ऑफ माय टीचर्स वन ऑफ माय फ्रेंड्स यूज्ड टू इंस्पायर मी तो फ्रेंड्स आऊगा टीचर्स आऊगा नाउन प्लूरल जाएगा आगे देखियो जी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तो इन अ डिबेट नो वन इज अलाउड टू सिट ऑन द फेंस ये साडा आ गया जी इन केस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है सॉरी ये है साडा इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन सेंटेंस इंप्रूवमेंट है जी ठीक है इंप्रूवमेंट देखनी है कि केड़ा बनेगा इन अ डिबेट नो वन इज अलाउड टू सिट ऑन द फेंस टू अवॉइड टेकिंग साइड्स टू इंसल्ट अ स्पीकर टू रिलैक्स व्हाइल अदर्स स्पीक टू अग्री विद एवरीवन ठीक है वैसे मैं तुहानू गल दसां कि सिटिंग ऑन द फेंस बेसिकली कंफ्यूज हुंदा है जे आपां इहदी लिटरल किताबां च मीनिंग लभीए तां इहदा मतलब सिटिंग ऑन द फेंस हुंदा कंफ्यूज होना ठीक है बट थोड़ा जिहा क्योंकि पेपर च जिहड़े सवाल आते स्टूडेंट्स वो हमेशा घुमा के आते हैं ठीक है मतलब थोड़ी ऑप्शन बदल के देता है तो इत्थे आंसर आएगा ए टू अवॉइड टेकिंग साइड्स इन अ डिबेट मतलब जिथे डिबेट होंदी है ना नो वन इज अलाउड टू सिट ऑन द फेंस इदां नहीं है कि तुसी मतलब साइड च बह जाओ तो कुछ बोलो ही ना डिबेट च तो बोलना पैंदा है ना अपने व्यूज नूं सानू एक्सप्रैस करना पैंदा तो इत्थे आंसर होगा टू अवॉइड टेकिंग साइड्स कम टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट विद हर चाइल्डिश इनोसेंस ये भी इंप्रूवमेंट का ही है जी सेम है योर आंसर इज फोर्थ विद हर चाइल्डिश इनोसेंस शी वॉन द हार्ट्स ऑफ एवरीवन प्रेजेंट हियर तो इम्पिश रोगिश चाइल्ड लाइक नो इंप्रूवमेंट इस क्वेश्चन का आंसर की हो सकता है तो सिंपल सी बात है विद हर चाइल्डिश बोला तो चाइल्ड लाइक ही होगा ऑब्वियस है सिंपल क्वेश्चन है जी ठीक है हुण ये आ गया साडा अरेंजमेंट का सवाल PQRS एक बार तुसीं इन्हां स्टेटमेंटां नूं देखियो जरा की हो सकता है बट कुड बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर दिस वन स्टेटमेंट्स स्टार्ट कर रहा है सर्जन्स आर नेक्स्ट ओनली टू गॉड जिहड़े सर्जन्स हुंदे मतलब नेक्स्ट ओनली टू गॉड मतलब रब दे कंपैरिजन कर रहे हैं और लास्ट इत्थे बिकॉज ऑफ दिस इंप्योरिटी तो हुण तुसीं देखना कि इहदे नाल P आऊगा या R आऊगा P है सर्जन्स आर नेक्स्ट ओनली टू गॉड एज सच दे बिकम दे मतलब इहदे नाल लग सकदा है वैसे ठीक है एज फर्दर अ सर्जन्स वर्क वारंट्स वर्क दी गल कर रहा तो इहदे नाल P नहीं बनेगा जी P और S नहीं बनता इहदे नाल R आऊगा पहले ठीक है सर्जन्स आर नेक्स्ट ओनली टू गॉड दे गिव अ न्यू लीज ऑफ लाइफ टू पीपल हु आर इन देयर डेथ बेड्स तो ऑब्वियस है जो सर्जन्स होते हैं डॉक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं एक नया जीवन ही प्रोवाइड करते हैं तो आर इहदे नाल कनेक्ट हुंदा सर्जन्स इत्थे नाउन है तो इहदे नाल फिर आपां प्रोनाउन दे यूज करोगे आर तो स्टार्ट होएगा आर तो इत्थे दो ऑप्शन है RPSQ या RSQPQ आर तो बाद S बनदा है आर तो बाद S की है फर्दर सर्जन्स वर्क वारंट्स क्लीनलीनेस इन एवरी एस्पेक्ट या P देखिए P की है as such they become demigods in the eyes of their patients and their families तो R ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ P ਦਾ ਲਿੰਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ क्योंकि ਆਪਾਂ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਹੈਪਨਿੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ R ਦੇ ਨਾਲ P ਜੁੜੇਗਾ तो P जुड़ेगा तो आंसर C है ਇਹਦਾ
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰਜਨਸ ਆਰ नेक्स्ट ओनली टू गॉड, they give a new lease of life to people who are in their deathbeds, ठीक है। as such they become demigods in the eyes of the patients and their families। फिर उसके बाद ऐसा होगा, further a surgeon's work warrants cleanliness in every aspect, और Q आएगा, and as the saying goes cleanliness is next to godliness, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है। because of this impurity which the surgeon sees everywhere he tends to be pure in his heart too। ये बनेगा जी। अगला देखिए जरा, we are still in the सैनोजोइक एरा, एज ऑफ मैमल्स, एज ऑफ मैमल्स, ये स्टार्टिंग करता पे इथों, ठीक है। तो इहदा आंसर की हो सकता है जी? वी आर स्टिल इन द सैनोजोइक एरा, एज ऑफ मैमल्स, ठीक है। तो इहदे नाल आपां इत्थे दो ऑप्शन पी वाली है, फिर दो ऑप्शन आर वाली है। हुण पी नूं आपां देखिए, पी की है? विल मैमल्स, नहीं सवाल कर रहे हैं ताई तो बाद सवाल तो नहीं जुड़ेगा, ठीक है, सवाल नहीं आएगा। तो बाद आर आएगा, आर की है द ग्रेट आइज एज, क्योंकि एज दा कनैक्शन इत्थे है, इहदे नाल छोटे छोटे ना लिंक लभने हुंदे हैं, ठीक है। जिदा उत्थे एज तुहानू जो सैनोजोइक एरा उत्थे मीनिंग भी लिखा पिया एज ऑफ मैमल्स। तो एज इस स्टेटमेंट च एज मतलब इस वर्ड का मतलब एज ऑफ मैमल्स है, तो एज का कनैक्शन इस वाक्य के नाल है। तो मतलब आर तो स्टार्ट होएगा, ये दो ऑप्शन तक कट्टे जाऊगी। हुण आर तो बाद पी आऊगा, आर तो बाद एस आऊगा, ठीक है। आर तो बाद कहता द ग्रेट आइज एज एंड द टाइम सिंस फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ इट, ठीक है। फिर इस तो बाद कहता पी, पी है साडा ये विल मैमल्स वन वंडर्स कंटिन्यू टू बी अर्थ्स लीडिंग मैमल्स, तो ये बनेगा इसका आंसर आरपीक्यूएस, आरपीक्यूएस, बिल्कुल इधर राइट आंसर बनेगा आरपीक्यूएस, सी आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, अ लायन डजंट ईट ग्रास हाउएवर हंग्री ही मे बी, इधर देनी है जी वॉइस। सो अ लायन डजंट तो समझाओ इंडेफिनिट टेंस है, सो ग्रास इज नॉट ईटन बाय लायन हाउएवर ही मे बी, इतने हंग्री नहीं लिख रहा। ग्रास इज नॉट बीइंग ताना ही है, ग्रास इज ईटन, ग्रास इज ईटन, ग्रास इज बीइंग नॉट ईटन, ये भी कट है। ग्रास इज ईटन, ये भी कट है। ग्रास इज नॉट बीइंग बड़ा भी नहीं आना है। तो हाउएवर ही मे बी, इतने हंग्री वर्ड मिस किया, ऑप्शन इधर ए बनेगा जी, ठीक है। थोड़ा जो ना आगे मिस्टेक है, मतलब हाउएवर हंग्री ही मे बी, ग्रास इज नॉट बाय ईटन बाय अ लायन हाउएवर ही मे बी, हाउएवर तो बाद इतने हंग्री ही मे बी आना भी चाहिए, मतलब हंग्री भी लगना चाहिए, वो मिस हो गया गलती ना, हाउएवर हंग्री ही मे बी, पर आंसर ए है। अगला देखो, शी इज रीडिंग द बुक एवरी डे, बिल्कुल सबका क्वेश्चन है। इज रीडिंग कॉन्टिन्यूस टेंस है, बीइंग से जाना है, द बुक इज बीइंग रेड बाय हर एवरी डे, आंसर ए है। इतने कॉन्टिन्यूस बीइंग लगता है नहीं, इतने वॉज च लेके चला गया, गलत है, प्रेजेंट च चलता है, इतने वॉज बीइंग रेड बाय हर एवरी डे, ठीक है। इज है तो इतने वॉज च आप जा नहीं सकते, आंसर ए है, ठीक है जी। तो यही सीगे जी क्वेश्चंस, 15 क्वेश्चन सीगे, ठीक है। तो आज के सेशन लिए इन्ना रहेगा। थैंक यू वेरी मच, ठीक है। सी यू, टेक केयर।